हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 36। शक्ति से मिलने काशी घाट चली आई। शक्ति के सामने आकर काशी ने उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया तो शक्ति बिना काशी से बात किए आगे बढ़ गया। काशी ने देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। वह भी शक्ति के साथ साथ चलते हुए कहने लगी, वैसे थैंक यू। किस लिए? शक्ति ने चलते हुए कहा, उस दिन मार्केट में हमें उस बैल से बचाने के लिए। काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति ने कहा उसे समझ नहीं आ रहा था कि काशी से क्या बात करे। शक्ति को खामोश देखकर काशी ही कहने लगी, वैसे हमारा नाम काशी है, यही बनारस के रहने वाले हैं। हम इंदौर में पढ़ाई करते हैं और वहीं रहते हैं अपने नाना नानी के साथ। हमने पहली बार आपको यहीं देखा था, याद होगा आपको, हम आपसे टकराए थे। काशी की इस बात पर शक्ति उसकी तरफ देखता है। ये सब बताते हुए कितनी मासूम लग रही थी वो। काशी शक्ति की तरफ देखती है तो शक्ति एक बार फिर सामने देखते हुए चलने लगता है और काशी आगे कहने लगती है, तो पहली बार हमें लगा जैसे हम पहले भी मिल चुके हो। उसके बाद आप हमारे घर आए, हमें लगा आप हमारा मतलब हमें सिर्फ लगा, बाकी आप हो नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसे खिड़की से आएगा तो सब यही सोचेंगे ना। और कल आप फिर मिले, आपने अपना नाम भी बताया, शक्ति। वैसे थोड़ा पुराना सा नाम है पर अच्छा है। आपने ये भी कहा कि बनारस आपका घर है और आप यहाँ मिलेंगे तो हम आपसे मिलने चले आए। कहते कहते काशी रुकी और फिर आगे कहने लगी, दरअसल हम बहुत उलझन में हैं और किसी ने हमसे कहा कि हमारे सवालों का जवाब सिर्फ आपके पास है। आपसे मिलने के बाद एक अजीब से फीलिंग से घिरे हुए हैं। आपका ख्याल हमारे दिमाग से जा ही नहीं रहा। ऐसा हमारे साथ पहली बार हो रहा है। हमें आपके बारे में जानना है, आप कौन हैं, क्या करते हैं, हम बार बार आपसे ही क्यों टकराते हैं। हमें इन सवालों का जवाब चाहिए। शक्ति ने सुना, एक नजर काशी को देखा और कहा, हमारे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। रात बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए। शक्ति का जवाब सुनकर काशी थोड़ा अपसेट हो गई। वह एकदम से शक्ति के सामने आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम कल सुबह इंदौर वापस जा रहे हैं। हैप्पी जर्नी। कहकर शक्ति आगे बढ़ गया। बेचारी काशी उसे देखते ही रह गई। दिमाग में विचार आया कि तुरंत लौट जाए, लेकिन दिल के हाथों मजबूर थी, इसलिए एक बार फिर शक्ति की तरफ चली आई और जैसे ही कहने के लिए मुंह खोला, शक्ति ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे दीवार की तरफ धकेलकर पीठ दीवार से लगा दी। काशी को समझ पाती इससे पहले ही शक्ति के बगल से गुजरने वाले आदमी को शक्ति ने एक तेज घूंसा मारा और वह वहीं सीढ़ियों पर गिर गया। काशी ने देखा तो अंदर ही अंदर बहुत डर गई। इस वक्त उसे शक्ति का एक नया ही रूप देखने को मिला। शक्ति ने काशी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर घाट के बाहर आया। शब्द काशी के गले में ही अटक गए। शक्ति ने काशी को अपने सामने करते हुए उसका हाथ छोड़ा और कहा, आपका यहाँ रुकना सही नहीं है, आप घर चली जाइए। लेकिन काशी ने कहना चाहा, इतने में अंजलि आई और कहा, काशी कहाँ चली गई थी तुम? आप इनके साथ हैं? शक्ति ने अंजलि से पूछा। हाँ, अंजलि ने कहा, घर लेकर जाइए इन्हें। कहते हुए शक्ति वहां से चला गया। जाते जाते उसने अपनी शर्ट के पीछे छुपी बंदूक निकाली और आगे बढ़ गया। काशी बदहवास सी उसे देखे जा रही थी। थोड़ी देर पहले जिस शक्ति के लिए उसकी आंखों में प्यार था, अब उन्हीं आंखों में एक डर था। अंजलि ने देखा तो काशी की बात थामते हुए कहा, काशी क्या हुआ, कौन था वो? शक्ति। काशी के मुंह से धीमी आवाज में निकला। अंजलि ने उसे डरा हुआ देखा तो माशा कुछ समझ नहीं आया और वह उसे लेकर घर चली आई। घर आकर काशी सीधा अपने कमरे में चली आई और दरवाजा बंद करके अपनी आंखें मूंद ली।
कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसकी आंखों के सामने किसी फ्लैशबैक की तरह घूमने लगा। शक्ति को लेकर अब उसकी उलझन और ज्यादा बढ़ गई। वह अच्छा इंसान है या बुरा काशी समझ नहीं पा रही थी। काशी ने खुद को शांत किया, बाथरूम में जाकर मुंह धोया और वापस आकर कमरे का दरवाजा खोलकर बिस्तर पर आ बैठी। घाट पर हुए अचानक हमले से शक्ति सतर्क हो गया। वह नीचे आया, जिस आदमी को उसने मारा था वह वहां से जा चुका था। शक्ति चारों ओर ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ गया। जिस शक को लेकर शक्ति यहाँ आया था वो यकीन में बदल गया। वह घाट से दूर निकल आया। उसने देखा विष्णु को किसी ने पकड़ रखा है और जैसे ही उस आदमी ने विष्णु को मारने की कोशिश की, शक्ति ने उस पर गोली चला दी। गोली की आवाज से आदमी विष्णु को छोड़कर भाग गया। शक्ति विष्णु के पास आया और उसे संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? तू नहीं आता तो आज स्वर्ग सिधार गया होता मैं, विष्णु ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा। शक्ति ने उसे दीवार के सहारे बैठाया और खुद भी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और उसकी ओर देखकर पूछा, कौन थे वो लोग और तुम्हारे पीछे काहे पड़े थे? मुझसे गलती हो गई, विष्णु ने अपनी चोट को सहलाते हुए कहा। क्या? शक्ति ने पूछा। वो फाइल जो हम लोग लेकर आए थे किसी ने बदल दी और मालिक इस बात से बहुत गुस्सा है। शायद उन्होंने ही इन लोगों को भेजा है, विष्णु ने कराहते हुए कहा। नहीं, इन्हें किसी और ने भेजा है, शक्ति ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? विष्णु ने पूछा। क्योंकि इतनी छोटी सी बात के लिए मालिक तुम्हें मारने का नहीं सोचेंगे। देखा नहीं तुमने, 1 मिनट और देर होती तो तुम्हारा गला कट चुका होता, शक्ति ने कहा और फिर खामोशी से सामने बहते हुए पानी को देखने लगा। कुछ देर बाद विष्णु ने शक्ति के बगल में आकर बैठते हुए पूछा, अच्छा वो लड़की कौन थी? शक्ति ने अनजान बनते हुए कहा। कौन लड़की? वही जो कुछ देर पहले घाट पर तुम्हारे साथ घूम रही थी, विष्णु ने पूछा। हमें थैंक यू कहने आई थी। का थैंक यू? किस लिए? विष्णु ने पूछा। तुम जे सब में कहाँ इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? पहले कल सुबह जाकर मालिक से अपनी गलती की माफी मांग लो, उसके बाद आकर हमसे बात करना, कहते हुए शक्ति उठा और वहां से चला गया। शक्ति सुनना, अरे सुन तो, अरे शक्ति भाई बात तो सुन, कहते हुए विष्णु उसके पीछे आया, लेकिन तब तक शक्ति जा चुका था। कॉलेज के बाहर राजन की जीप में बैठा भूषण किसी के आने की राह देख रहा था। उसके बगल में बैठे लड़के ने कहा, भूषण एक बार प्रताप चचा से बतिया लेते, ऐसा ना हो फिर कोनो समस्या खड़ी हो जाए। अपनी एडवाइस रखो अपनी जेब में, राजन भैया ने जो कहा है वो करना है बस, भूषण ने गुटखा थूकते हुए कहा। अच्छा भैया बुरा ना मानो तो एक को बात पूछें आपसे, लड़के ने कहा। हाँ पूछो, भूषण ने कहा। आप राजन भैया के कुछ ज्यादा ही करीब हैं, हमेशा उनके लिए हाजिर रहते हैं, लड़के ने कहा। करीब तो हैं, उनकी खुशी के लिए साला जान देनी पड़ जाए तो वो भी दे देंगे, बस एक बार राजन भैया हमारे काम से खुश होकर हमें गले लगा ले, जिंदगी का मजा आ जाएगा, भूषण ने कहा। अरे भैया जरूर आएगा, लड़के ने कहा। कुछ देर बाद ही 3 लड़के आए और जीप में पीछे बैठते हुए कहा, काम हो गया भूषण भैया, अब कल देखिए मजा, लड़के ने कहा। अरे जियो मेरे शेर, कल शाम में हमारी तरफ से तुम सबको पार्टी, भूषण ने कहा। लड़के ने जीप स्टार्ट की और वहां से आगे बढ़ गए। कल क्या होने वाला था ये तो भूषण ही जानता था, लेकिन ये तो तय था कि मुन्ना और वंश के दुश्मनों की संख्या अब बढ़ने लगी थी। जीप चलाते हुए लड़के ने भूषण से पूछा, अच्छा भूषण भैया, राजन भैया को किसने मारा, कुछ पता चला? हाँ भैया, आज सुबह आप वंश के घर भी गए थे, तो क्या वंश ने राजन भैया को मारा है? पीछे बैठे लड़कों में से एक ने कहा। जे तो हमको भी नहीं पता किसने मारा है,
राजन भैया भी तो कुछ बोल नहीं पा रहे, किसको जाकर पकड़े? उस साले वंश को तो हम इसलिए फंसाए हैं ताकि उसकी अकड़ थोड़ी कम हो। क्या कह रहा था वो दिन हमसे कि हमारी औकात नहीं है उसके साथ बैठने की। पुलिस को देखते ही कैसे सिट्टी पिट्टी गुम हुई ना उसकी। कहते हुए भूषण हंसने लगा। पीछे बैठे लड़कों में से एक ने कहा, लेकिन भूषण भैया जब उसने कुछ किया ही नहीं तो फिर झूठे केस में काहे फंसाना? ये तो गलत है ना। भूषण ने जीभ रुकवाई और पलटकर लड़के से कहा, तुमको काहे इतनी फिक्र हो रही है बे? अपनी बहन ब्याह नहीं है उसके साथ? इतनी ही परवाह है ना तो जाकर घुस जाओ गुप्ता जी के लौंडे में। बड़े आए सही गलत का ज्ञान देने। चलो बे। भूषण की बात सुनकर लड़का खामोश हो गया। जीप एक बार फिर आगे बढ़ गई। अगली सुबह शिवम, सारिका और काशी इंदौर जाने के लिए तैयार थे और अनु मुरारी का इंतजार कर रहे थे। आई काशी को हिदायतें दे रही थी और जल्दी से वापस आने का कह रही थी। अंजलि का चेहरा आज कुछ उतरा हुआ था। इतने दिनों से वह काशी के साथ थी। काशी अंजलि के पास आई और कहा, पढ़ाई में मन लगाना और हाँ, हमारे वंश भैया को ज्यादा परेशान मत करना। काशी, अपना ख्याल रखना। हमें यकीन है इंदौर जाकर तुम उसे भूल जाओगी। अंजलि ने धीरे से कहा। उसका इशारा शक्ति की ओर था। अंजलि की बात सुनते ही काशी का चेहरा उदासी से घिर गया। उसने एक नजर अंजलि को देखा और वंश के पास आकर उसका हाथ थामते हुए कहा, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, गुस्सा थोड़ा कम। बाकी तो आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। पगली, तू भी अपना ख्याल रखना। वंश ने काशी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। इतने में मुरारी की गाड़ी आ गई। अनु और मुरारी गाड़ी से नीचे उतरे। दीना सामान निकालकर शिवम की गाड़ी में रखने लगा और अनु मुरारी शिवम के पास चले आए। शिवम ने देखा मुरारी घर के कपड़ों में ही है तो उसने पूछ लिया, मुरारी जेका, तुम नहीं जा रहे? जीजू, आपको पता है ना इनका लास्ट मोमेंट पर मना कर देते हैं। अनु ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या बात है मुरारी, सब ठीक है ना? शिवम को कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ। अरे हाँ भैया, सब ठीक है। उका है आज जौनपुर जाना होगा हमें, बहुत ही जरूरी मीटिंग है और मीटिंग भी 3 दिन चलेगी तो इंदौर जाना तो नहीं हो पाएगा। मुरारी ने कहा। अगर ऐसा है तो हम रुक जाते हैं। शिवम ने कहा। अरे भैया, आप वैसे ही इतना बिजी रहते हैं। अभी एक मौका मिला है भाभी और उनके परिवार के साथ वक्त बिताने का, तो रुकने की बातें कर रहे हैं। यहाँ हम सब देख लेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। मुरारी ने कहा। जीजू, मैं ऑलरेडी 2 घंटे इनसे बहस कर चुकी हूँ। चलिए ना, हम लोग चलते हैं। इन्हें घुसे रहने दीजिए अपनी विधायकी में। अनु ने उखड़े स्वर में कहा। शिवम मुरारी के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सब ठीक है ना मुरारी? मुरारी ने शिवम की आंखों में देखा और कहा, हाँ भैया, सब ठीक है। शिवम ने मुरारी के कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 36। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए मुरारी ने इंदौर जाने से मना क्यों किया? आखिर भूषण ने वंश और मुन्ना के लिए कौन सा जाल बिछाया है? क्या काशी शक्ति को भूल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहें मैं तेरी हीर।